तो ये जो आपकी क्लास होने वाली है, पूरा का पूरा आपका पेपर होने वाला है, जहाँ पर हम स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में जो बात करेंगे, आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद जो हम यहाँ पे आपके स्टार्टिंग में हिंदी के क्वेश्चंस के बारे में, फिर आपके जीके जीएस के क्वेश्चंस के बारे में। तो सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए जिन्होंने अभी तक क्लास को शेयर नहीं करा है, ठीक है। और क्लास आपकी बेहद इंपॉर्टेंट है। मेरा हाल बिल्कुल ठीक है, आप बताइए कैसे हैं, और आशा करते हैं कि सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। क्वेश्चन पहला आपके सामने कि शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा जो होता है उसको, उस नायक को, ठीक है ना, ये जो योद्धा नायक जो होता है उसको क्या बोला जाता है आपका? धीर, ललित, धीरोदत्त या फिर धीरोदात या फिर आपका कोई भी नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो शक्तिशाली भी हो, जो दयालु भी हो, जो शांत भी हो, जो धीर भी हो और योद्धा और नायक भी हो, उसको आपका धीरोदात बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? धीरोदात बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पर्वत की तलहटी, बेसिन, घाटी, उपस्का या फिर आपका द्रोण। पर्वत की जो तलहटी होती है उसको आपका क्या बोलते हैं? उसको आपका यहाँ पे उपसैका जो है वो आपका बोला जाता है, उपत्यस्का जो है वो आपका यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे विलोम शब्द बताना है। आपेक्ष का विलोम शब्द आपको बताना है, क्या होगा? असापेक्ष होगा, निष्पक्ष होगा, निरपेक्ष होगा या फिर आपका सापेक्ष होगा, ठीक है। क्लास को जरा सभी लोग शेयर कर दो जल्दी से। चलिए जल्दी से बताइए। चलो जल्दी से बताओ। देखो, आपेक्ष का विलोम शब्द क्या होता है, तो आपको क्लियर होगा कि आपेक्ष का विलोम शब्द जो है वो आपका निरपेक्ष हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? निरपेक्ष हो जाएगा। अगला देखिए आपका कौटिल्य, मतलब मृदुलता होता है, आत्रव होता है, माद्रव होता है या फिर आपका आज्रव होता है। तो यहाँ पे बताइए कौटिल्य का जो विलोम शब्द है वो आपका क्या हो जाता है? आज्रव होता है, ठीक है ना। कौटिल्य का जो विलोम शब्द है वो आपका आज्रव हो जाता है। अगला है आपका ठीक है, अगला आपका यहाँ पे त्रुटि पहचानने की लगती है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, यहाँ पे बताना है किस भाग में आपका त्रुटि है। देखो बहुत अच्छी सी बात है, रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, ठीक है ना। क्या होता है यहाँ पे? तो बोलोगे कि सर रेलगाड़ी जो है ना उसमें यात्रा करना क्या हो जाता है यहाँ पे? अच्छा लगता है, ठीक है। यही तो होगा, ना कि आपका यहाँ पर होगा अच्छी लगती है, ठीक है। चलिए, तो सी वाले भाग में आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे त्रुटि हो जाएगा। सभी को वेरी गुड इवनिंग। अगला देखो, विद्यालय में जलपान की उत्तम प्रबंध है। विद्यालय में जलपान की उत्तम प्रबंध है, इसका मतलब क्या है? तो बोलोगे सर यहाँ पे गलती है कि विद्यालय में जलपान के, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका? जलपान के क्या हो जाते हैं? उत्तम आपके प्रबंध हो जाते हैं। तो मतलब बी वाला जो है वो आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे। ताजमहल वास्तुकला की मुगल शैली के स्मारकों में श्रेष्ठतम डैश स्मारक है, कृति है, इमारत है या फिर आपका मस्जिद है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताएंगे कि यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो आपका क्या होगा। देखो, कोई भी चीजें जिनको देखने जाया जाता है, जहाँ पे लोगों का बिल्कुल भ्रमण लगा रहता है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उन जगहों को आपका क्या बोलते हैं? तो कहोगे सर बहुत ज्यादा आसान है, उन जगहों को हमारा स्मारक के नाम से बोला जाता है, ठीक है ना, स्मारक। कृति क्या होती है? कृति कोई भी एक छोटी सी वस्तु होती है, वस्तु तो नहीं कह सकते लेकिन कोई छोटा सा यहाँ पे मतलब एक तरीके से बनाया गया पुतले टाइप का कोई भी छोटी सी चीज होती है जो बनाई जाती है, उसको कृति कहते हैं। इमारत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची सी बिल्डिंग होती है। मस्जिद सभी को पता है, जहाँ पे ईश्वर की या फिर जहाँ पे अल्लाह की प्रार्थना करी जाती है, ठीक है। चलिए अगला देखिए कि ईश्वर की भक्ति ही सौभाग्यशाली बनने का डैश होना चाहिए, उद्देश्य, साधन, कारण या फिर आपका हेतु, ठीक है। तो ईश्वर की जो भक्ति है वो यहाँ पर क्या होता है? ईश्वर की भक्ति सौभाग्यशाली बनने का कोई उद्देश्य नहीं होता है, कोई कारण नहीं होता है। क्या एक बात बताओ, ईश्वर की जो भक्ति करी जा रही है, अगर हमको सौभाग्यशाली बनना है तो वो एक साधन है। सौभाग्यशाली बनने के लिए हम ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, हमारे लिए एक साधन है कि अगर हम ईश्वर की भक्ति जितनी ज्यादा करेंगे तो हम उतने ही ज्यादा सौभाग्यशाली बन जाएंगे, है ना। तो बी वाला जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। अगला देखो क्या है कि यहाँ पे अशुद्ध वाक्य को आपको चुनना है कि ड्राइवर मीरा को कार को चलाना सिखा रहा है, ड्राइवर मीरा को कार चलाना सीख रहा है, ड्राइवर मीरा के लिए कार चलाना सीख रहा है, ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या हो जाएगा। तो आप ये बोलोगे कि सर जो शुद्ध वाक्य है वो हमें सामने यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है कि ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है,
ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ड्राइवर मीरा को कार को चलाने सिखा रहे तो गलत है, ठीक है ना, ड्राइवर मीरा को कार चलाना सीख रहा है ये भी गलत है ना। तो बचा हुआ डी वाला खुद तो सीखेगा नहीं, खुद सीखा हुआ तभी तो वो ड्राइवर है ना, है कि नहीं, जरा ये बताओ। चलो, इतनी रात बीते आप कहां से आ रहे हो, इतनी रात बीता आप कहां से आ रहे हैं, इतनी रात बीता आप कहां से आ रहा है, इतनी रात हुआ आप कहां से आ रहे हैं। बताएंगे कि जो हमारा सही उत्तर है वो आपका क्या बनेगा। तो भाई सीधी सी बात है, इतनी रात बीते जो है वो आप कहां से आ रहे हैं ये बताइए। तो पहला वाला जो है वो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, इसका सही उत्तर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए कि भक्तों की सेना जा रही थी, भक्तों की मंडली जा रही थी, भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, भक्तों की भीड़ जा रही थी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो सही उत्तर है वो क्या है, कि भक्तों की जो है वो यहाँ पर क्या जा रही थी, भक्तों की जो है वो यहाँ पे भीड़ जा रही थी, ठीक है। अगला देखिए कि घी के लिए घी के दिए जलाना, दीपावली के दिन पूजा करना, धन मिलना, खुशी मनाना या फिर निश्चित होकर सोना। तो घी के दिए जला दिए भैया, तो मतलब क्या है कि आपने बहुत ज्यादा खुशी मनाई कि आज तो घी के दिए जलेंगे, है ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर जो सी वाला ऑप्शन है यही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, खुशी मना रहे हैं हम लोग, बहुत ज्यादा खुश है ना। अगला देखिए कि पड़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, है ना। मुहावरा है कि पढ़ रहे हैं फारसी और बेच रहे हैं तेल, और देखो भैया कैसा है कुदरत का खेल। तो क्या है, फारसी पढ़े लिखे तेल बेचते हैं, कुदरत के खेल में फारसी तेल बेचते हैं, युगता अनुसार कार्य न मिलना, सभी के गुण समान नहीं होते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, फारसी पढ़ना कोई छोटी चीज नहीं है, अब उसके बावजूद भी तेल बेच रहे हो, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये कि आपको योग्यता के अनुसार आपको कार्य मिला ही नहीं है ना। आप योग्यता अनुसार तो आपको कार्य मिला नहीं है, तो सी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो समानार्थी शब्द क्या है, कि दूध का समानार्थी क्या है, खीर है, पेय है, नवनीत है या फिर आपका स्तन्य है, ठीक है। तो सभी को ये चीज क्लियर होगा कि स्तन्य जो है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका समानार्थी शब्द हो जाता है। अगला है कि हाथ का समानार्थी शब्द क्या है यहाँ पे, तो हाथ का जो समानार्थी शब्द है वो हमारे यहाँ पे पानी हो जाता है। क्लियर यहाँ तक सभी को हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है, जरा ये बताओ, ठीक है, जल्दी से बताओ, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे जीके जीएस के सेशन पे आ जाते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है किस पर, उसकी आय पर, उसकी मांग पर, उसकी बचत पर, या फिर आपका यहाँ पे कुल उत्पादन पर। चलिए जल्दी से बताइए, कोई भी अर्थव्यवस्था है तो पूंजी निर्माण जो है वो आपका किस पर यहाँ पे निर्भर करता है। तो कोई भी अर्थव्यवस्था हो, ठीक है ना, एक बात को समझना, कोई भी अर्थव्यवस्था होती है उसका जो पूंजी निर्माण होता है वो बजट पर क्या होता है, निर्भर रहता है, ठीक है ना। क्या करता है, बजट पर जो है वो आपका निर्भर रहता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था के बारे में समझो कि अर्थव्यवस्था में निवेश जो करा जाता है, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था में अगर आप निवेश करना चाहते हो या फिर अपनी अर्थव्यवस्था को आप यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, किसी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो क्या हो जाती है, किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी का निर्माण जो होता है वो किस पर होता है, कुल बचत पर होता है, ठीक है। और उसी तरीके से किसी देश की अर्थव्यवस्था किसी पर डिपेंडेंट रहती है, तो ये आपकी जीडीपी पर डिपेंडेंट रहती है, ठीक है ना। भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम में निम्न प्रणाली की शुरुआत की, एक देश और एक आय की, एक देश और एक कर की, या फिर आपका यहाँ पे एक व्यक्ति और एक कर, या फिर एक व्यक्ति और एक दर। तो यहाँ पे बताओ कि हमारा सही उत्तर क्या होगा। तो 101वां जो संविधान संशोधन होता है तो इसमें सबसे पहली जो पहल उठाई जाती है वो किस चीज की उठाई जाती है, कि भाई एक देश होगा और उस एक देश में क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो रही है कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है ना, सब ओके चल रहा है। तो यहाँ पे याद रखना, तो क्या हो जाता है कि एक देश होगा और एक आपका कर होगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, एक देश हो जाएगा और एक आपका कर हो जाएगा, ठीक है। और यही एक देश और एक कर वाली जो बात देख रहे हो ना, यही आपका जीएसटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, ये जीएसटी का आपका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है। जीएसटी लागू होने से पहले एक बात को याद रखना कि जीएसटी लागू होने से पहले राजा बेटा इससे पहले कई कर लगते थे, लेकिन जैसे ही आपका जीएसटी लागू होता है सारे ही कर आपके हटा दिए जाते हैं और हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ आप जीएसटी देखोगे। जीएसटी के भी कई रूप, जीएसटी, आईजीएसटी, डिफरेंट क्या हो जाते हैं, टाइप हो जाते हैं, समझ गए। और ये भी याद रखना कि इसकी सबसे पहली जो पहल करी गई थी वो किसके द्वारा करी गई थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा ये जो है इसकी सबसे पहली पहल करी गई थी, ठीक है। यहाँ पर आप याद रखेंगे कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं इनके द्वारा यहाँ पर क्या करी जाती है, सबसे पहले पहल करी जाती है किसकी, जीएसटी की। क्लियर यहाँ तक। किस किस्म के कोयले में कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, एंथ्रेसाइट,
बिटुमेन्स या फिर आपका लिग्नाइट या फिर आपका कोई भी नहीं इसमें से सही उत्तर, बताइए। ठीक है, चलो भाई जल्दी से बताओ कि किस किस्म के कोयले में कार्बन की जो होती है अधिकतम मात्रा जो है वो आपकी पाई जाती है। तो अगर कार्बन की अधिकतम मात्रा के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो सभी को पता होगा कि हमारा जो सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए। आवाज क्लियर आ रही है सभी को? अब तो नेटवर्क थोड़े थोड़े से इशू हो रहा है, मैनेज करो, थोड़ा सा सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत इशू अगर आ रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लो, वो सही हो जाएगा, इतना कोई वो झंझट की बात नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है ना सभी को? चलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि किस किस्म के कोयले में जो है वो आपकी अधिकतम मात्रा जो है कार्बन की पाई जाती है। हाँ, थोड़ी सी क्लास रुक गई थी, मैंने चेक करा था। ठीक है, तो इतना कोई इशू की बात नहीं है, सही हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो आप याद रखिएगा कि एंथ्रेसाइट में क्या हो जाता है, आपकी कोयले की जो कोयला होता है उसमें कार्बन की जो मात्रा है बहुत अधिक